हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 की जो ज्योग्राफी हम कर रहे हैं, आज उसमें हम देखेंगे छठा चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो हम सभी जानते हैं जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका जो स्थल है यानी जो उसका लैंड पार्ट है वो अलग अलग तरह की आकृतियों से बना हुआ है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इस तरह से हमें अनगिनत आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। और जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो सब जगह एक समान नहीं है। एक समान ना होने का अर्थ है कि कहीं तो कुछ भाग ऊंचे नीचे हैं, कुछ भाग समतल हैं। तो विविध प्रकार के स्थल रूप पृथ्वी के सरफेस पर पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। तो ये स्थल रूप कौन कौन से हैं, जिनमें प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनका निर्माण कैसे जो है इनका निर्माण किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। क्या वजह थी कि कहीं पे पर्वत बन गए, कहीं मैदान बन गए, कहीं पठार बन गए। तो इनके बनने के पीछे क्या कारण है और इनके जो है प्रमुख स्थल रूप हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस चैप्टर में इसी टॉपिक पर बात की गई है। तो हम देखते हैं कि जो स्थल रूप हैं वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। सबसे पहले यही बताया गया है कि अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल रूप जो ये बने हैं यानी कि कहीं पठार बन गया, कहीं पर्वत बन गया, कहीं मैदानी भाग है, समतल इलाका है, कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है। तो ये जो स्थल रूप हैं अलग अलग, ये किसके दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हैं, क्योंकि इनके बनने के पीछे मुख्य दो कारण हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कुछ गति हो रही है। जिस मैदान पर हम खड़े हैं या भी अर्थ के जिस भी सरफेस पे हम खड़े हैं, हम रहते हैं, उसके अंदर गति हो रही है और यह गति इतनी धीरे होती है कि हमें उसका आभास नहीं होता है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, लगातार मूवमेंट हो रहा है, लगातार गति हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पहला जो स्थल रूप बनने का कारण है वो उसकी आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया से क्या मतलब होगा कि जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिन्हें अंदर जो गतियां हो रही हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह क्या होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। जब पृथ्वी की हमारी जो है अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो उन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, गति हो रही है। उस गति की वजह से क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। इस वजह से स्थल रूप का निर्माण होता है। तो ये हमारा पहला कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो गति है, जिसे हम आंतरिक प्रक्रिया या इंटरनल फोर्स कहेंगे, इंटरनल प्रोसेस कहेंगे, उसकी वजह से स्थल रूप का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारा कारण है वह है बाह्य प्रक्रिया के फलस्वरूप। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाह्य प्रक्रिया जो हो रही है उसके कारण भी जो है पृथ्वी के अर्थ के सरफेस का जो है विविध प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। जैसे जो स्थल का लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है, जो हमारी बाह्य प्रक्रिया है, जो स्थल पर हम देखते हैं तो उस स्थल को लगातार बन और टूट रहा है। यानी पृथ्वी की जो सतह है उसको टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह क्या होती है, जो है टूट कर घिस जाती है। जैसे मतलब घिस गई पृथ्वी की सतह और टूट गई, तो उसकी वजह उसको क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। यानी पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहेंगे, अपर्दन। हमारी पृथ्वी की सतह थी और वो क्या हुई, टूट गई और घिस गई, तो उसे क्या कह देंगे, अपर्दन कह देंगे। अब अपर्दन हो गया यानी सतह टूट कर घिस गई, और तो उसकी वजह से क्या होगा, अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जो सतह होगी वो हमारी नीचे हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर वो टूट कर घिस गई है तो जो सतह क्या है, नीची हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा नीची नहीं रहेगी, फिर से इसमें निक्षेपण की प्रक्रिया होगी और इसका निर्माण फिर हो जाएगा। निक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ये जो नदियाँ होती हैं, ये वायु होती है, इनके द्वारा क्या निक्षेप लाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, गाद, ये सब ला के जब हम जमा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इन निक्षेपों से, इन डिपॉजिट से उस सतह जो खाली हो गई है, अपर्दन के फलस्वरूप जो खाली हो गई सतह है, उसका निर्माण फिर से हो जाता है। तो जो बाह्य प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या आता है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं आती हैं। यानी कि सतह टूट कर घिस जाती है तो अपर्दन हो जाता
है और वही सतह फिर से नदियों के द्वारा लाए गए तमाम तरह के जो मटीरियल हैं उनके द्वारा भर दी जाती है। तो जब सतह को फिर से हमने भर दिया तो क्या कहा गया, उसे निक्षेपण कहा गया। ये दोनों प्रक्रियाएं जो हमारी अपरदन निक्षेपण किसके द्वारा होती हैं, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग जो स्थल रूप हैं इसमें मुख्य कौन कौन से हैं, जैसे पर्वत है, पठार है और मैदान। इनके बीच में जो विभेदीकरण करा है यानी जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर, उनकी ऊंचाई को देखकर, उनका जो ढाल है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई हैं। यानी कि नेचुरल रूप से जो पृथ्वी की क्रियाएं हुई, इंटरनल प्रोसेसेस, उनकी वजह से क्या हुआ, कुछ भाग जो स्थल का ऊपर बहुत ऊंचा बन गया, उसे ही क्या कह दिया, प्राकृतिक रूप से जो ऊंचा हो गया उसे पर्वत कह दिया जाता है। पर्वत की दूसरी विशेषता क्या होती है कि पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है और यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। तो पर्वत की 3 विशेषताएं बताई गई हैं कि पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है और दूसरा पर्वत का जो शिखर है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो इसका टॉप पॉइंट है ये क्या होता है, छोटा होता है, जबकि इसका जो आधार होता है ये चौड़ा होता है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी, जैसे यहाँ का एरिया या यहाँ का एरिया ले ले तो इससे क्या है, ये काफ़ी ऊंचा है, ये स्थान जो है काफ़ी ऊंचा होता है। और कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कुछ पहाड़ों की जो इतनी अधिक ऊंचाई हो जाती है कि क्या वो बादलों के ऊपर चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु हमारी क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है। तो क्या मुख्य पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह क्या है, पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। दूसरा मुख्य पॉइंट ये है कि पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। जिस तरह से आपने पर्वत को चित्रों में भी देखा होगा तो क्या होता है, शिखर इनका छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है और ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, यानी इसकी ऊंचाई अच्छी खासी होती है अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में। आगे देखते हैं, कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। यानी कि जब हम पर्वत, अभी आपने देखा जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, बहुत ही ठंडी जलवायु पाई जाएगी। ठंडी जलवायु पाए जाने के कारण क्या होता है, ऊपर जो हमारा जल होता है वो जम जाता है और बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जहाँ पर जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ पाई जाती हैं, यानी बहुत सारा जल जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो क्या बन जाता है, बर्फ़ की नदियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, बर्फ़ की नदियाँ। और इन्हीं नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यानी कि पर्वतों पर जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत ठंडी जलवायु होने के कारण जितना भी जल होता है पर्वतों का वो जम जाता है, तो बर्फ़ की नदियाँ बन जाती हैं और इन्हीं नदियों को क्या कहते हैं, इन्हीं नदियों को हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं। अब कुछ पर्वत इस तरह के भी हैं जो समुद्र के अंदर हैं। जो हमारा समुद्र है उसके भीतर भी कुछ पर्वत पाए जाते हैं जिनको हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसके लिए पर्वत जो है समुद्र के भीतर जो लोग जाएंगे वही उन्हें देख पाएंगे। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब चूँकि पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही घुमावदार होते हैं, उनका धरातल जो है खड़ी ढाल वाला होता है और वहाँ पर कृषि करना भी इतना आसान नहीं होता है, तो वहाँ की जलवायु कुल मिलाकर बहुत ही कठिन होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, कम लोग निवास करते हैं। जितना जिस जगह पर रहने के लिए सुविधाएं मिलेंगी आप वहाँ पर निवास करोगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ जीवन कठिन होता है। कठिन होने का क्या क्या कारण है कि वहाँ की कठोर जलवायु, वहाँ का धरातल जो है खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम होती। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। आगे देखेंगे, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत यदि एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो जाए, यानी एक के बाद एक कई सारे पर्वत लाइन से लग जाएं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे।
इस चित्र में आपको दिखाया गया जहाँ पर पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों की बात की गई है। तो ये देखिए, ये मैदान हो गए, ये पठार हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, घाटी हो गई, छोटी छोटी जो कम ऊंचाई वाले पर्वत जिनको पहाड़ी कह दिया गया, और ये देखिए पर्वत की श्रृंखला, यानी कि जब पर्वत एक लाइन से लग जाते हैं क्रम से समानांतर तो इन्हें क्या कह देते हैं, पर्वत श्रृंखला कह देते हैं। तो इस तरह से इस चित्र में दिखाया गया कि किस तरह पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। तो बहुत सारे मतलब पर्वत मिल जाते हैं और क्रम से लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय तंत्र, यानी कि पूरा सिस्टम बन जाता है। और इसमें क्या होता है, समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में लगे होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैल जाते हैं। मतलब इतनी लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैल जाती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है जैसे हिमालय जो कि एशिया में है, आल्प्स जो कि यूरोप में है, और इंडीज़ जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब ये क्या है, ये समानांतर जो है क्रम से लगे हुए कई सारे पर्वत जो कि बहुत ज़्यादा सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ये जो है पर्वत श्रृंखला कहलाएंगे। मतलब इसमें एक दो पर्वत नहीं है, कई सारे पर्वत की सीरीज जो है लगी हुई है, क्रम से लाइन से लगी हुई है, तो इसे क्या बोल देंगे, पर्वत श्रृंखला। उदाहरण के लिए एशिया का हिमालय, यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब पर्वतों की एक विशेषता है कि उनकी ऊंचाई और आकार में भिन्नता पाई जाती है, यानी सभी पर्वत ऐसा नहीं है कि सारे पर्वतों की एक ही ऊंचाई और एक ही जैसे आकार के हैं, वो अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं और उनके जो है ऊंचाई भी अलग अलग होती है। तो पर्वतों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि पर्वत मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से पर्वत हैं मुख्य हमारे पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, भ्रंशोद पर्वत को ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी पर्वत को वॉल्केनिक माउंटेन भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे वलित पर्वत क्या होते हैं। तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हिमालय और आल्प्स जो है वलित पर्वत के उदाहरण है, जिनकी सतह क्या है, इनकी सतह क्या है, ऊबड़ खाबड़ है और शिखर इनका कैसा है, शंकुआकार, कुछ इस तरह से इनका शिखर जो है शंकुआकार है, यानी कोनिकल शेप में है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, भारत की अरावली श्रृंखला। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। अभी हमने ऊपर देखा था अपर्दन से क्या होता है, जो सतह होती है पृथ्वी की वो क्या हो जाती है, घिस जाती है। घिस जाने के कारण नीचे की ओर चली जाती है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, अगला एग्जाम्पल उन्होंने लिया है उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत। रूस को यूराल पर्वत को भी हमने पिछली क्लासेस में मैप में देखा था, गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है क्योंकि ये पुराने वलित पर्वत हैं। तो इनमें क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो बहुत समय तक इसमें अपर्दन की क्रिया होती रही। अपर्दन से क्या मतलब है कि वो घिस के छोटे होते गए तो उनकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई। और ये सारे क्या हैं, पुराने वलित पर्वत हैं। यानी कि अरावली तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन है और जो है रूस का यूराल पर्वत है, ये क्या है, ये भी पुराने वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमको 3 वलित पर्वत के एग्जाम्पल मिलते हैं, एक तो अरावली, दूसरा अपलेशियन और तीसरा यूराल पर्वत। ये जो है पुराने वलित पर्वत हैं और चूंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो क्या हुआ है, इनमें अपर्दन की जो है प्रक्रिया सालों साल अपर्दन होता रहा है, यानी कि ये घिस गए हैं, घिसने की वजह से इनकी ऊंचाई क्या हो गई है, कम हो गई है। आगे हम देखेंगे तो इस तरह से जो है पहला हमारा वलित पर्वत है यानी कि फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन की बनने की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ की पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो कि मूवमेंट करती रहती हैं, तो उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कभी कभी पृथ्वी पर की सतह पर थोड़ा थोड़ा बल लगता है या कुछ
जो है फोर्स लगता है या बल लगता है, तो क्या हो जाता है, जब दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो कुछ इस तरह से इतना ज़्यादा फोर्स लगने के कारण इसमें जो है पृथ्वी की सतह पर कुछ इस तरह से वलय बन जाते हैं, जिनको हम फोल्ड कह सकते हैं। इस तरह से कुछ वलय टाइप के स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ फोल्ड बन जाते हैं। फोल्ड का मतलब तह होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, इस पे आप दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से बल रहा में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दब के कुछ इस प्रकार के फोल्ड बना लेगा, कुछ इस प्रकार के फोल्ड बना लेगा, यानी तहे बना लेगा। जैसे हम कपड़े तह करते हैं, फोल्ड करते हैं, वैसे ही कुछ फोल्ड बन जाते हैं। तो उन्हीं फोल्ड्स के बनने से ये बने हैं, इसी वजह से इन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं या वलित पर्वत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। आगे हम देखेंगे हमारा दूसरे प्रकार का पर्वत, जो कि है बृहस्पति पर्वत, जिसे ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन को इस चित्र में समझाया गया है। क्या होता है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। अब मान लीजिए पृथ्वी का कोई बहुत बड़ा भाग टूट गया है, और टूटने की वजह से क्या, ये ऊपर की ओर विस्थापित हो गया। मान लीजिए तो जो नीचे जगह भर जाती है, तो हमारी जो बगल वाली जगह है वो उस नीचे की जगह में शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, ऊपर जो एक भाग उठ जाता है उसे हम उत्खंड भ्रंश कहते हैं या हार्स्ट कहते हैं, और दूसरा जो है, जो नीचे जो है विस्थापन के बाद जो जगह बच गई, उसको, उस गैप को फिल करने के लिए जो हिस्सा नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं या ग्रोबेन भी कहते हैं। तो ये नीचे की तरफ चला गया, ये द्रोणिका भ्रंश हो गया, और जो ऊपर की तरफ आ गया उसको हॉस्ट कह दिया या उत्खंड भ्रंश कह दिया। तो इस वजह से कुछ ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाता है, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बन जाते हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। यानी कि बृहस्पति पर्वत कैसे होते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग जो है टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। तो इसकी वजह से किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर उठे हुए भाग को हास्ट या उत्खंड भ्रंश, और नीचे जो भाग धर जाता है उसे द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबन कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो क्या है, यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। जिस प्रकार पहले हमने वलित पर्वत के एग्जाम्पल देखे, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी तरह से हमारे जो ये बृहस्पति पर्वत है, इनका एग्जाम्पल क्या है, यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत जो है इस तरह के, यानी बृहस्पति पर्वत के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का क्या होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसके कारण जो बनते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी की जो अभिक्रिया है, कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, तो इस तरह इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत ही जो है पृथ्वी के अंदर चूँकि प्रेशर और हीट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी पे जो अंदर मटेरियल है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मैग्मा जो है बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दाब होता है। तो कभी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्रैक मिलता है या कोई ऐसी वेंट मिलता है, ओपनिंग मिलती है, तो उसमें से ये लावा निकलने लगता है, जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और जब ये बाहर आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, तो बहुत सारा इसमें जो है राख, वाष्प और गैस से युक्त बहुत घना बादल बनाता है। यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है और इससे जो लावा निकलता है, और ये लावा बाहर जैसे निकलता है, तो पृथ्वी तो हमारी अंदर बहुत गर्म है लेकिन बाहर ठंडी है, तो बाहर जब ये मैग्मा निकलता है तो ये ठंडा होता है। ठंडा होने से क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, और लावा जो है हमारा ये ठंडा होकर यहाँ पर जमने लगता है। तो इस प्रकार से जो पर्वतों का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो हमने तीनों प्रकार के पर्वत अपने देख लिए, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब हम एक बार देखते हैं कि इन जो पर्वतों के क्या लाभ होते हैं। तो पर्वत हमारे क्या होते हैं, ये जल के संग्रहगार होते हैं, यानी पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, यानी बहुत सी नदियों का स्रोत होते हैं पर्वत, और इसमें बहुत सारी हिमानियाँ भी होती हैं, यानी बर्फ़ की नदियाँ भी होती हैं, और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है।
तो पर्वतों से हमें बहुत सारा जल प्राप्त होता है, और जो ये जल प्राप्त होता है इसका उपयोग सिंचाई में, ये पानी से बिजली बनाने में किया जाता है। नदी, घाटी और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय के लिए और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे गोंद, रेजिन, ये सब प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो है बहुत मतलब घूमने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहाड़ों में बहुत सुंदरता होती है, तो लोग उन्हें प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। तो पर्यटन के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जल के संग्रहगार होते हैं, और जल के हम जानते हैं विभिन्न उपयोग हैं। इसके अलावा गोंद, रेजिन, ये सब मिलता है। पर्वतों में जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्यटन के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उस पर क्या होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होते हैं। इसके अलावा पर्वतों पर हम क्या विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सारे खेल जो है पर्वतों पर खेले जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पहला हमारा कंप्लीट हो गया, पहला जो स्थल रूप था पर्वत कंप्लीट हो गया। पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। इनका शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं। तो ये पर्वत देखे, पर्वत के प्रकार देख लिए हमने। अब हम देखेंगे कि हमारे पठार क्या होते हैं। तो पठार की पहली विशेषता क्या है, पठार उठी हुई सपाट भूमि को पठार कहते हैं। मतलब उठी हुई सपाट भूमि या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी जो हम पठार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, इस प्रकार से मेज की तरह से बन के आएगा। तो आसपास की भूमि से ये भी काफ़ी उठा होता है, ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो इसका ऊपरी ये एरिया होता है, ये क्या होता है, ये समतल होता है, ये सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके खड़े ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक कुछ ही हो सकती है। यानी पठार भी काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। तो पर्वत जैसे हमने देखा था नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत, तो उसी तरीके से पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से भारत में ही स्थित, जिस प्रकार से भारत में अरावली की जो पहाड़ियाँ थी वो प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल थी, वैसे ही भारत में दक्कन का पठार भी पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। यानी कि जो प्राचीन पठार है उसमें से क्या आता है, भारत का दक्कन का पठार पुराने पठारों में से आता है, भारत का दक्कन का पठार आता है। केन्या, तंजानिया, युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ से हमको पता चलता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की ऊंची है। तो तिब्बत का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से हम चूँकि ऊंचाई को मापते हैं तो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार हमने देखा पठार क्या होते हैं। पठार हमारे जो है उठी हुई और सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, और इसके ऊपरी भाग जो है मेज के समान होता है। अब पठारों की क्या उपयोगिता होती है, तो पठार हमारे बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जिस प्रकार पहाड़ों में सबसे ज़्यादा क्या नदियाँ पाई जाती हैं, नदियों के स्रोत होते हैं, वैसे ही पठार किसके स्रोत होते हैं, खनिज के, यानी जो हमारे मिनरल्स होते हैं इनके स्रोत होते हैं पठार। पठारों में क्या पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें खनिज पाया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे खनन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में जो पठार पाए जाते हैं उसमें सोना और हीरे की खानें पाई जाती हैं। और भारत का छोटा नागपुर पठार जो है उसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज ये सब पाया जाता है। तो पठारों में हमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े
बड़े भंडार हैं। इसी तरह अफ्रीका में सोना और हीरे की खानें पाई जाती हैं। पठारों में एक प्रमुख विशेषता और भी है कि पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात भी होते हैं, बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं तो जलप्रपात बना देती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडुरु जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो जलप्रपात कहाँ बताया? छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंडुरु जलप्रपात है और कर्नाटक में कौन सा? जोग जलप्रपात है। तो लावा, और इसके अलावा लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा पठार होता है उसमें क्या? काली मिट्टी पाई जाती है और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ये खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और पठारों में बहुत सारे रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पठारों में एक तो खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे जलप्रपात पाए जाते हैं, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि पठारों पर बहुत सारे रमणीय स्थल होते हैं। तो पठार हमारे लिए क्या हो गया? खनिज के भंडार हो गए, और उसके अलावा जलप्रपात होते हैं, और लावा पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है जो कि, और पठारों पर रमणीय स्थल भी होते हैं। अब हमारा लास्ट जो स्थल रूप है वो है मैदान। तो मैदान क्या होता है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान क्या होते हैं? भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, यानी समतल भूमि। मैदानी भूमि किस तरह से? इस तरह से समतल होती है। तो वो सामान्यतः इनकी ऊंचाई क्या होती है? समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई ये नहीं होती है इनकी। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। मतलब कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही समतल होते हैं, जबकि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। तो मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा इनका निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। तो नदियाँ हमारी जो है पर्वत से चूँकि नदियाँ निकलती हैं, तो पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं और नीचे की ओर जब बहती हैं तो क्या करती हैं? बहुत पहाड़ों को अपर्दित करती हैं, यानी पहाड़ों से, मतलब पहाड़ों का अपर्दन करती है, यानी पहाड़ों का क्षय करके कुछ ना कुछ पहाड़ों का मटेरियल जो होता है, जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट, ये सारी चीज़ अपर्दित पदार्थ जो कि पहाड़ों को काट के वो ला रही हैं, तो वो सारा लेके अपने साथ आगे चलती हैं। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे चलती हैं और अपने साथ जो ढोए जाने वाले पदार्थ हैं, पत्थर, बालू और सिल्ट, इनको वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान के निर्माण के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो जो एक सतह बन गई, जहाँ जो है पर्वत बन गए जो कि काफ़ी ऊंचे उठ गए भाग, उसके बगल में जो है घाटियाँ बन गई। तो इन घाटियों पर क्या हुआ? जो पर्वतों से नदियाँ निकली, उन नदियों ने क्या करा? उन्होंने जो है पहाड़ों को अपर्दित किया, यानी पहाड़ को जो है पहाड़ से बहुत सारा मटेरियल उस अपर्दित करते हुए वो लेके आगे बढ़ती हैं। जैसे कि जो है पत्थर, बालू और सिल्ट, ये सारे जो है निक्षेप यानी डिपॉजिट्स, ये सब लेके आती हैं, और लेके आने के बाद वो क्या करती हैं कि घाटियों में इनको जमा करना शुरू कर देती हैं। और जैसे जैसे घाटियों में इनको जमा कर देती हैं, यानी निक्षेपित कर देती हैं, तो उनके जमने से ही मैदानों का निर्माण हो जाता है। आगे देखेंगे, सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। ये परिवहन के साधनों का यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। तो जिस तरह हमने पर्वत की और पठार की विशेषताएं देखी, तो हम देखते हैं कि मैदानों की क्या विशेषताएं होती हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए जो है अपरदित पदार्थों से बनते हैं, और बहुत ज़्यादा जो मैदान होते हैं वो उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, और ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अभी हमने देखा था कि पहाड़ों पर जो जीवन होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन मैदानी जो इलाके होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुविधापूर्वक ज़िंदगी इंसान जी सकता है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, नदियों के द्वारा जो बनाए गए बड़े मैदान जैसे एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं।
एशिया में क्या है, हमारे यहाँ गंगा और भारत में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और चीन में कौन सी नदी बहती है, यांगसे नदी। तो यांगसे नदी में भी बहुत बड़े मैदानों का निर्माण करती है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यानी कि हम अगर पर्वत, पठार और सभी अन्य स्थल आकृतियों में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है उपयोगी, तो मैदान है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों को बनाने, खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में भी यदि हम देखें तो भारत में भी विभिन्न स्थल रूप पाए जाते हैं। पर्वत है, पठार है, तटीय प्रदेश है। तो भारत में जो मैदानी क्षेत्र है, जो कि गंगा यमुना का मैदान है या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मकान आसानी से बन जाता है, खेती करने के लिए समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी होती है और मैदानों पर नदियाँ होती हैं। तो नदियों की वजह से जल की भी प्रचुरता रहती है, उपजाऊ भूमि होती है, जीवन आसान रहता है और यहाँ पर जलवायु भी जो है अनुकूल होती है मानव के लिए। इसकी वजह से मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों में विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। यानी कि अलग अलग स्थल रूपों पर लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर आ जाता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके क्या कर सकते हैं, इनके खतरों को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, यानी जो भूमि खेती के लिए बना है वहाँ पर मकान का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा करता है। हमें प्रकृति की इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो लास्ट में इसमें एक मैसेज दिया गया है कि जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं या जो भी चीज़ें हमें प्रकृति ने दी गई है, जैसे जल और स्थल जो भी मिला है, तो उसका हम सदुपयोग करें, उसको हम किसी तरह से वेस्ट ना करें, गंदा ना करें, बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना करें। ये मैसेज दिया गया है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो हमने देखा प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? पर्वत और पठार के बीच में अंतर पूछा गया है। तो पर्वत का शिखर क्या होता है, बहुत छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। और जबकि पठार में क्या होता है, जो ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह सपाट होता है। तो पर्वतों में शिखर जो है काफ़ी छोटा होता है, जबकि पठार का भाग जो है, पठार का ऊपरी भाग मेज के समान होता है, समतल होता है और वो काफ़ी बड़ा भी होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने पर्वतों के प्रकार देखे हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पर्वत में सबसे पहले जल के संग्रहगार होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जल वहाँ पाया जाता है। नदियों के स्रोत होते हैं और जो जल मिलता है पर्वतों के द्वारा, इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पर्वतों से जो जल प्राप्त होता है उससे सिंचाई के लिए और पानी जो है पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाई जाती हैं। पर्वतों में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, वहाँ सुंदर और मनोरम दृश्य होते हैं और खेलने के अलग अलग प्रकार के खेल भी पर्वतों पर खेले जा सकते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्वत जो है मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। आगे है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मैदानों का निर्माण जो है कैसे होता है, जब नदियाँ क्या करती हैं, जो है नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। तो नदियाँ क्या होती हैं, पर्वतों की ढाल से नीचे की ओर जब बहती हैं तब उनको अपर्दित करती हैं। अपर्दित करने का क्या तात्पर्य है, उनको जो है घिस कर उनका जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है, उस मटेरियल को, उस अपर्दित पदार्थ को अपने साथ लेकर आगे आती हैं। यानी जो पर्वतों का मटेरियल है अपर्दित पदार्थ है, उसको लेके अपने साथ आगे आती हैं। और अपने साथ लाए जाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट, ये सारे क्या घाटियाँ, जो घाटियाँ बनी होती यानी जो नीचे का क्षेत्र होता है वहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, वहाँ निक्षेपित करती हैं। और वहाँ जब ये निक्षेपित करती हैं तो क्या हो जाता है, उन निक्षेपों से ही मैदानों का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक की प्रक्रिया, जो हमारे मैदानों का निर्माण है वो बहुत लंबे समय की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। यानी कि किसी भी हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण तुरंत नहीं हो गया, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो क्या होता है, नदियाँ जो है पर्वतों को अपर्दित करते हुए नीचे की ओर आती हैं और जो अपर्दित पदार्थ है, पत्थर, बालू, सिल्ट, ये सब घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, वहाँ जमा कर देती हैं। और इसी के जमा होते होते धीरे धीरे मैदानों का निर्माण हो जाता है। आगे है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं। तो मैदान चूँकि नदियों से जो पदार्थ लाए जाते हैं उनके जमा करने से मैदान बनते हैं। तो मैदानी जो भाग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और वहाँ जीवन आसान होता है। हमें हर प्रकार से घर बनाने की, कृषि करने की या कोई भी उत्पादन करने की जो है आसानी होती। इस वजह से जो है मैदान जो है विश्व में सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अब पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, क्योंकि पर्वतों में क्या होता है, कठोर जलवायु होती है, पर्वतों की ढाल जो है खड़ी ढाल होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी नहीं होता, यानी कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती। इस वजह से पर्वतों पर जनसंख्या कम होती है। इसके बाद हम चिन्ह लगाना है। तो पर्वत पठारों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो पर्वत जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, तो उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है पठारों की तुलना में, तो ऊंचाई के आधार पर भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी हमारी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। दक्कन का पठार हमारा भारत में स्थित है। उसके बाद यांगसे नदी कहाँ बहती है। तो हमने देखा था यांगसे नदी जो मैदानों का निर्माण करती है कहाँ बहती है, चीन में बहती है। अगला है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पिछले चैप्टर में हमने मैप में भी देखा था यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स। इसके बाद है खालिस्तान भरी। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स किस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये जो है नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसके बाद है डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो कौन से पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। और पर्वतों का एक क्रम किसे कहते हैं, श्रृंखला। जो पर्वत श्रृंखला होती है वो क्या होती है, पर्वत का एक क्रम होती है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। तो कौन से क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उत्पादक होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में देखा, जो कि पर्वत, पठार, मैदान हैं, उनकी क्या उपयोगिता और क्या विशेषता है, इसको हमने देखा। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।